नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कई दिनों से आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी बहुत खामोश हैं। चेहरा देखिए, गौर से चेहरा देखिए, उनके वो चेहरे पे जो चमक, जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रही है। क्या डर क्या है प्रधानमंत्री जी को? क्या कारण हो गया कि इन 3-4 महीने में देश की राजनीति बदल गई? क्या कारण हो गया कि जिस शख्स पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे उस पप्पू को बनाने में, उस पप्पू ने भारत की राजनीति को बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दिया? मैं आज आपको बताऊंगा कि राजनीति का यह ऊंट किस करवट बैठ रहा है। पहले की मुनव्वर राना मेरे बड़े फेवरेट शख्स हैं। कभी मौका मिल जाए तो उन नेट पे जाइएगा, उनकी माँ के ऊपर उनकी अगर आप कविता पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना बेहतरीन माँ के ऊपर किसी शायर ने कुछ नहीं लिखा है। उनकी कुछ लाइनें हैं जो आज की राजनीति के संदर्भ में बिल्कुल सही बैठती हैं। पहले आज मैं आपको कुछ शायरी सुनाता हूं, फिर आज की डिटेल बात करूंगा। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। जीवन का दर्शन है ये ताकत का दर्शन है, ये राजनीति का दर्शन है और ये हैसियत का दर्शन है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है कैदे जहां से हम निकल जाएं, बहुत जी चाहता है कैदे जहां से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी मां सजदे में रहती है। अमीरी रेशम और कम ख्वाब में नंगी नजर आई, गरीबी शान से एक टाट के पर्दे में रहती है। मैं इंसान हूं, बहक जाना मेरी फितरत में शामिल है। क्या लाइनें हैं। मैं इंसान हूं, बहक जाना मेरी फितरत में शामिल है। हवा भी उसको छूकर बहुत देर तक नशे में रहती है। मोहब्बत में परखने जांचने से फायदा क्या है, कमी थोड़ी बहुत हर एक के शजरे में रहती है। ये अपने आप को तकसीम कर लेता है सूबों में। बहुत अच्छी लाइनें हैं, राजनीति के दिमाग में चश्मे में रख के सुनिएगा। ये अपने आप को तकसीम कर लेता है सूबों में, खराबी बस यही हर मुल्क के नक्शे में रहती है। अब आप सोचेंगे कि अब हो क्या रहा है। जब देश की राजनीति बदलने लगे, शहजादे, आपको याद होगा ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था शहजादा। राहुल गांधी पे कटाक्ष करते थे शहजादा। जब शहजादे सड़क पर बेखौफ घूमने लगे, शाह साहब के जादे शाहजादे क्रिकेट बोर्ड चलाने लगे, तो समझ जाइए कि हिंदुस्तान बदल रहा है। ऐसे बदल रहा है जैसे जोशीमठ का इकोसिस्टम। लेकिन जब सियासत का इकोसिस्टम आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी जीना दूभर बना दे, तो अक्सर राजा मूक दर्शक बने रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अगर इन सब के बीच राजा बॉस की भूमिका में आकर करेंसी नोट बंद करने लगे, किसानों की किसानी कारपोरेट के हवाले करने का कुचक्र रचने का कानून बनाने लगे, नौजवानों को रोजगार के अग्निपथ पर चलाने लगे, तो ऐसे में शहजादों के पास सड़क से संसद तक की शुचिता बचाने के अलावा दूसरा रास्ता कोई बचता ही नहीं, और वाकई में नहीं बचता। और दरअसल यही आजकल हो रहा है हमारे देश में। अग्निवीर एक नई योजना, और जब अग्निवीर पर बात करी तो कह दिया गया कि ये तो आतंकवादी हैं, देश तोड़ना चाहते हैं। सेना पे अगर सवाल पूछ लिया गया, सेना की तैयारियों की बात कर ली गई, कह दिया गया कि सेना में आपकी नीतियों के कारण असंतोष हो रहा है, तो आप देशद्रोही हैं, आप पाकिस्तान समर्थक हैं। और हकीकत में राहुल गांधी ने सेना के लिए क्या कहा, आज राहुल गांधी ने अपने मुंह से समझाया तो पूरे देश को समझ आया। सुनिए अग्निवीर को लेके राहुल गांधी क्या कहते हैं। जो सैनिक को तैयार करने में 5, 10, 15 साल लगते हैं, मिसाइल चलाने में, रॉकेट चलाने में,
हथियार को ठीक से चलाने में जो टाइम लगता है उसको भूल जाइए। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत है, 4 साल बाद घर वापसी। तो ये वायदे नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने तोड़े हैं। जब मैं ये बात उठाता हूं तो कहते हैं मैं सेना के विरोध बात कर रहा हूं। मैंने बोला था, प्रेस के मित्र हैं, ये भी उनकी बात करते हैं कि देखो भैया, समझ गए आप, मैं सेना की बात उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना बोला है और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। समस्या यही पैदा हो रही है। मोदी जी के चेहरे की उदासी इसी समस्या की वजह है। इस शहजादे के संग में देश चल पड़ा है। किसी ने सोचा नहीं था शहजादा चलेगा तो गांव के आदमी आम आदमी की तरह चलेगा। गांव का आम आदमी उस शहजादे को अपना बेटा, अपना भाई समझने लगेगा। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सब शहजादे के साथ चलने लगेंगे। समझ में आ जाएगा देश को कौन शहजादा है और कौन राजा है। हर जगह जहां पे भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है, उमड़ती हुई भीड़ इतिहास रच रही है, एक नया विश्वास पैदा कर रही है। जब राहुल गांधी चले थे तो बड़े बड़े कमेंट हुए थे कि केवल दक्षिण के राज्यों में सिमट जाएंगे, राहुल गांधी की हैसियत नहीं है, पैदल चल नहीं पाएंगे, उनके साथ लोग नहीं जोड़ेंगे, क्या क्या नहीं कहा गया। मेरे मुंह से मत सुनिए, राहुल गांधी के मुंह से सुनिए कि क्या क्या कहा गया। शुरुआत की थी तो लोगों ने कहा कि देखिए केरला में जो रिस्पांस मिलेगा, जो केरला में रिस्पांस मिला वो कर्नाटक में नहीं मिलेगा, बीजेपी के स्टेट में नहीं मिलेगा। पता लगा कर्नाटक में केरला से भी बेहतर रिस्पांस। फिर कहा कि भाई साउथ में मिला है, अब जब हम महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो रिस्पांस नहीं होगा, महाराष्ट्र में साउथ से भी अच्छा, महाराष्ट्र में रिस्पांस अच्छा, हिंदी बेल्ट में नहीं होगा। मध्य प्रदेश में देखा और भी इम्प्रूवमेंट। और फिर जब हम हरियाणा में आ रहे थे, नहीं बीजेपी की सरकार है, वो रिस्पांस नहीं मिलेगा, और भी इम्प्रूवमेंट। मतलब जहाँ जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रिस्पांस इम्प्रूव करता जा रहा है। तो मैं हरियाणा के युवाओं से, हरियाणा की जनता से, माताएं बहनों से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना प्यार दिया, आपने इतनी शक्ति दी, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। गजब की राजनीति बदली है राहुल गांधी ने। वो एक आदमी के टी शर्ट पे विवाद पैदा हो रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी की बड़ी हुई दाढ़ी, माथे पे लगे टीके ने सारी हिंदुत्व की राजनीति को उल्टा पुल्टा कर दिया। जो लोग हिंदुत्व को ब्रांड समझते थे उन्हें बता दिया है कि हिंदुत्व वो नहीं है जो मुसलमानों से नफरत करे। उन्हें बता दिया है हिंदुत्व वो नहीं है जो कहीं समाज में बंटवारे की बात करे। राहुल गांधी ने बता दिया हिंदुत्व वो नहीं है जो किन्हीं भी दो भाइयों के बीच में दरार पैदा करे। और पूजा करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरों ने तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द कर दिया है। तस्वीरें देखिए, पूजा करते हुए, आरती करते हुए, हवन करते हुए। ये तस्वीरें अब तक भारतीय जनता पार्टी की पेटेंट हुआ करती थी, कॉपीराइट तक। ये तस्वीरें तो सिर्फ हमारे नेता कर सकते हैं, राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं। चैलेंज दिया करते थे, राहुल गांधी पूजा करके दिखाओ, मुसलमान भड़क जाएंगे। लेकिन देश के मुसलमानों को ये पूजा अच्छी लग रही है। देश के मुसलमानों को लग रहा है ये वो पूजा है जिसके सजदे में, जिसके पूजा में, जिसकी आरती में हर मजहब के लिए प्यार है, हर मजहब के लिए सम्मान है। ये वो पूजा नहीं है जो नफरत सिखाती है, ये वो पूजा है जो दिलों में प्यार सिखाती है, ये वो पूजा है जो सच में मोहब्बत की दुकान खोलती है। और जब राहुल गांधी निकल रहे हैं तो भीड़ जुट जा रही है, फौजी लोग जुट जा रहे हैं। हरियाणा में पहुंचे राहुल गांधी, बड़ी संख्या में फौजी जुड़ गए। फोटो देखिए, जनरल दीपक कपूर, लेफ्टिनेंट जनरल आर के हुड्डा, लेफ्टिनेंट जनरल वी के नरुला, लेफ्टिनेंट जनरल सतवीर सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल धर्मेंद्र सिंह, कर्नल जितेंद्र, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल DS संधू, मेजर जनरल विश्वंबर दयाल। कौन नहीं आ रहा है? कौन नहीं आ रहा है? ये लोग कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मेरे संग एक पिछले कुछ दिन पहले मेरे साथ सेना का एक बड़ा अफसर बैठा हुआ था, हम लोग खाना खा रहे थे।
वो कह रहा था कि आप लोग, मीडिया के लोग, असली मुद्दों की बात नहीं करते। हमारी कैंटीन के सामानों में कटौती कर दी गई, हमारी पेंशन खत्म करने की साजिश है, हमारी सुविधाएं कम कर दी गई, लेकिन ये पैसा कहां जा रहा है? क्या जरूरत है देश में एक हजारों करोड़ का नया पार्लियामेंट बनाने की? क्या जरूरत है हजारों करोड़ का एक हवाई जहाज खरीदने की? जिस देश में 80 करोड़ जनता के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वहां पे ये अय्याशियां बुरी लगती हैं। हैरान हो गए हैं सब लोग। ऐसे शहजादों की संख्या सैकड़ों हजारों में हो गई है जो पैदल चल रहे हैं, और उसमें बेगूसराय का जेएनयू वाला कॉमरेड शहजादा कन्हैया भी है, जिसे पाकिस्तान भेजने की सलाह देने वाले बॉस के छोटे रिचार्ज यानी गिरिराज सिंह आज तक अपना पासपोर्ट भी नहीं बनवा सके ताकि वो पाकिस्तान जाने की सोच भी सके। दरअसल बॉस के शब्दों में शहजादे अपने सहयोगी शहजादों के साथ 3,500 किलोमीटर की दूरी पैदल नाप चुके हैं। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि शहजादा 3,000 किलोमीटर चल सकता है। रास्ते में हर जगह उनके बॉस की कृपा से विकास की अंधी सुरंग से गुजर रहे लोगों की हजारों टोलियां मिलती रहती हैं जो पूछते हैं विकास कहां है? हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, हमारे यहाँ खाने को पैसे नहीं है, हमारे रोजगार छिन गए, विकास है कहां? सबके सब ने उनके बॉस और उनकी नीतियों की कृपा की भरपूर दास्तानें शहजादे को सुनाई है। बॉस नोटबंदी के बाद जिस चौराहे पर आने की बात करते थे, वहां लोग अब तक बॉस के इंतजार में खड़े थे। बॉस तो नहीं आए, उनकी कृपा से शहजादा जरूर आ गया। बॉस ने देश को बाजार में तब्दील कर दिया, इसका क्रेडिट उनको जरूर मिलना चाहिए। मगर रुक जाइए, क्योंकि अभी वो खुद बाजार में नहीं आए हैं। ऐसी कृपा बरसी है कि हिंदुस्तान की 80-82 करोड़ जनता को बॉस ने बीच बाजार लाइन में खड़ा कर दिया है राशन के लिए। मगर अब लाइन हाजिर होने की जिम्मेदारी शायद बॉस की है, तभी वो कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल धृतराज की तरह चुप्पी लगाए बैठे हैं। शायद कुछ ही दिनों में उन्हीं की तरह बोल बैठे कि मैं तो सिर्फ हस्तिनापुर की भलाई चाहता हूं, संजय उवाच मुझसे ही कहेंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि नए साल की पहली दरमियानी रात उनके कुनबे का एक घोड़ा आधी रात को हस्तिनापुर में ही एक अबला लड़की को स्कूटी समेत 12 किलोमीटर तक घसीट के ले जाकर उसकी जान ले लेता है। बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं कि भाजपा का नेता है। राजधानी के अंदर एक अबला लड़की सड़क पे घिसट के जान दे देती है। अब ऐसे में हस्तिनापुर बचेगा कैसे, इसकी चिंता बॉस को बहुत हो रही है। साथ ही उनकी उससे भी ज्यादा उनके बॉस के भी बॉस माने जाने वाले लोगों को है। अंबानी भैया को लग रहा है कि ये मोहरा पिट गया तो आने वाले वक्त में शहजादा पूरे देश में सैकड़ों नंदीग्राम ना खड़े कर दे। शायद इसी चिंता में बॉस बोल नहीं रहे, खामोश हो गए। ऐसे में तकरीबन आधी सदी पहले धर्मवीर भारती, बहुत शानदार लेखक, मेरे फेवरेट लेखक, उन्होंने 72 साल के लोकनायक जेपी के ऊपर एक जो कविता लिखी थी, वो अचानक प्रासंगिक हो चुकी है। कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे आज मुझे क्या शायरी और क्या कविता याद आ गई है। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें। गिरा ले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 साल का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़क पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। शहर का हर बशर वाकिफ है कि 25 साल से मुजिर है ये कि हालात को हालात की तरह बयान किया जाए, कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए, कि मार खाते भले आदमी को और अस्मत लुटाती औरत को और भूख से पेट दबाए ढांचे को और जीभ के नीचे कुचलते बच्चे को भी बचाने की बेअदबी की जाए। आज के दौर में और आधी सदी पहले के दौर में यदि तुलना करें तो सिर्फ इतना फर्क दिखता है कि आज जो सड़क पर निकला है वो 72 साल का नहीं बल्कि 52 साल का शहजादा है। और इस 52 साल के शहजादे ने बड़ी हुई दाढ़ी के साथ
वो हालात पैदा कर दिए कि हरदम बोलने वाले, इतिहास का अद्भुत ज्ञान रखने वाले 3 शताब्दी के संतों को एक जगह इकट्ठा कर देने का करिश्माई प्रवचन देने वाले बॉस छुपे और उनके टास्क मास्टर को त्रिपुरा से राम मंदिर के लिए अयोध्या के टिकट कटवाने की बात करनी पड़ रही है। मगर सवाल ये उठता है कि बॉस के चुप रहने की नौबत आई तो आई क्यों? बॉस के टास्क मास्टर त्रिपुरा से राम मंदिर का उद्घोष करने की क्यों मजबूर हुए? केरला को शिमला बनाने के अट्टहास बड़े उद्घोष के बाद छोटे बॉस क्यों राम मंदिर से कटे कटे दिख रहे हैं? क्यों आजकल राम मंदिर के करता धरता बॉस और छोटे बॉस का साथ छोड़कर 52 साल के पदाती के साथ चंपतराय होते हुए दिखाई दे रहे हैं? दरअसल इसका कारण हिंदुस्तान का आम आदमी है, जिसे अब अपनी वास्तविक हिंदू पहचान शायद समझ में आने लगी है और यही कारण है कि अब उसे चुनावी हिंदुत्व से भरोसा उठने लगा है, क्योंकि बॉस के शब्दों में जो शहजादा है वो आम आदमी की बात कर रहा है, लोगों से सीधे जुड़ रहा है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में अग्नि परीक्षा दे रहे नौजवानों के साथ खुद भी अग्नि परीक्षा दे रहा है। BSNL, LIC, भारत पेट्रोलियम, इन सब के बिकने के खतरे के प्रति लोगों को आगाह कर रहा है और इन सबसे बढ़कर ज्वलंत मुद्दे को आम आदमी के साथ वैसे ही कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जैसी कोशिश अपने अपने दौर में ताकतवर सत्ताधीशों के खिलाफ JP और VP ने की थी। मगर 10 लाख का सूट पहनने वाले बॉस के आदमी तो ऐसे निकले कि मुद्दों पर जवाब देने की बजाय टी-शर्ट पर सवाल उठाकर बॉस का ही मजाक उड़ाने नजर आने लगे। अब ऐसे सिपह सलारों से बॉस बचे तो बचे कैसे? आखिर ऐसे पात्राओं और भाटियों का सिलेक्शन भी तो बॉस के उनके टास्क मास्टर ने किया है। बड़ी परेशानी है बॉस की, बहुत परेशानी है मोदी जी की। बेचारे बोले तो क्या बोले, पटना वाले बॉस तो पिछले 13 सालों से उन्हें जलील करने का मौका नहीं छोड़ते। कभी डिनर कैंसिल कर देते हैं नीतीश बाबू, तो कभी मीटिंग में अपनी जगह किसी और को भेज देते। वो हमेशा जलील करते रहे हैं और अब तो इस लायक भी बॉस को नहीं समझ रहे कि उनके लिए कुछ कहा जाए। वो जाति का जनगणना शुरू करवाकर बॉस की पार्टी के नागपुर वाले बॉस का परमानेंट इलाज ढूंढने पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में बॉस भी समझ रहे हैं कि चुप रहने में भलाई, वरना 52 साल के इस पैदल यात्री ने तो बॉस को इस हालत में ला ही दिया है कि जवान खोलने के लिए भी अब गोदी मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, किसी दिन बॉस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, 8-9 साल बाद ये कुछ कर ले, क्योंकि अब लग रहा है उनको कहीं गोदी मीडिया के शरण में जाने के अलावा इस देश में अब लोकतंत्र में उनके लिए कोई बचा नहीं है। दरअसल लोकतंत्र की यही ताकत है कि बहुत ऊंची इमारत हर समय खतरे में रहती है। शुक्रिया 4 PM का साथ देने के लिए। जरूर देखिएगा लोकतंत्र की सच की आवाज हम बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, इसीलिए आपका प्यार मिलता है। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, बिहार की खबरें देखना हो 4 PM बिहार और गुजरात की खबरें देखना हो तो 4 PM गुजरात। जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।